गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। तो सितंबर का करंट अफेयर सर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक एक बार फिर से ओपन करना पड़ेगा, एक मिनट रुकेगा बस। ऑलराइट, ठीक है सर। आई थिंक अराउंड 80 से 85 के बीच, शायद कुछ 85 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था टिल द लास्ट क्लास। उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे, बट एक बार पिछले क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेते हैं, उन पे कुछ रिवीजन डाल देते हैं, नजर डाल लेते हैं पिछले क्वेश्चंस पे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 49। Recently, scientists have discovered methane and carbon dioxide on the exoplanet K2-18b. By which of the following space observatory instruments? इसका आंसर आपको क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 49 का? करेक्ट आंसर था इसका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हाँ। Which airline has partnered with the All India Football Federation to become a global partner and the official airline of the Indian football team? इंडियन फुटबॉल टीम या कह लो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इंडिया का ये अपना फुटबॉल फेडरेशन है, इसका ऑफिशियल एयरलाइन पार्टनर कौन बन गया है? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पिंकी जी। हाँ बिल्कुल, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, इट वाज इंडिगो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर था इंडिगो। और कहाँ तक पहुंच गए थे सर? क्वेश्चन नंबर 71 हो गया था। फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस ये बताया था मुंबई में हुई थी, ठीक है ना। और उसके बाद हाँ, हाँ मेरे ख्याल से हाँ ये भी डिस्कस कर लिया था विभव से रिलेटेड। ये सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग टैंक है। श्रिम्प वाला भी हो गया था। ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल नहीं हुआ था, ये यूनेस्को वाला भी नहीं हुआ था, ये भी आई थिंक नहीं हुआ था। 82, 82 हो गया था। 83, हाँ लास्ट क्वेश्चन 83 डिस्कस किया था हम लोगों ने पिछली क्लास में। जो लास्ट क्वेश्चन था दैट वाज 83। नाविक बेस्ड आईएसटी ट्रेसेबल प्राइमरी रेफरेंस टाइम क्लॉक, ये सीएसआईआर किसके साथ मिलके काम कर रहा है? सी डॉट, सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेली, सॉरी सी डॉट, सी डॉट ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ये था। चलिए, तो यहाँ तक की कहानी हम लोग की पहुंच चुकी है, इसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 84। How many Vigyan Shri awards are included in the Rashtriya Vigyan Puraskar, the new set of national awards in the field of science, technology and innovation introduced by the Government of India? अभी देखो, भारत सरकार ने, जैसे हमारे यहाँ नेशनल फिल्म अवार्ड्स होते हैं ना, पद्मश्री होता है, पद्म विभूषण होता है, इसी तरह से साइंस की फील्ड के लोगों को रेस्पेक्ट देने के लिए अपना नेशनल लेवल पे एक साइंस प्राइज स्टार्ट किया है, साइंस अवार्ड स्टार्ट किया है।
ठीक है, तो उसका नाम रखा गया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, उनका नाम रखा गया सर आपका राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। द न्यू सेट ऑफ नेशनल अवार्ड्स in the field of science, technology and innovation introduced by the government of India। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की अगर हम बात करें तो कितने विज्ञानश्री अवार्ड्स इसमें इस बार दिए जा रहे हैं? तो देखो, अगर इसका करेक्ट आंसर मैं बताऊं, एक मिनट, करेक्ट आंसर इज 25 विज्ञानश्री अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। विज्ञानश्री अवार्ड्स क्या है? ये कैटेगरी है। जैसे आपको पता होगा पद्मा अवार्ड्स भी 3 कैटेगरीज में बटे हैं, एक पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण और एक पद्मश्री। ठीक है, तो पद्मा अवार्ड्स भी 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। सबसे टॉप कैटेगरी इज पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, देन पद्मश्री। इसी तरह से जो विज्ञान पुरस्कार अवार्ड है उनको भी 4 कैटेगरीज में बांटा गया। विज्ञान रत्न अवार्ड, ठीक है, ये सबसे बड़ा अवार्ड है। फिर विज्ञान श्री, फिर उसके बाद आता है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, फिर आता है विज्ञान टीम अवार्ड। ठीक है, तो अगर किसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना हो तो उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट और कॉन्ट्रीब्यूशन का अवार्ड, तो वो है विज्ञान रत्न अवार्ड, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। उसके बाद अगर कोई एक अच्छा काम करता है कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किसी स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन के लिए, तो ये विज्ञान श्री अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से एक विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है। ये अंडर द एज ऑफ 45 के जो साइंटिस्ट हैं, यानी ये यंग साइंटिस्ट को इंकरेज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। फिर उसके नीचे एक जो अवार्ड आता है दैट इज अ विज्ञान टीम अवार्ड। ये आपका टोटल 4 तरह के अवार्ड्स इसमें कवर्ड होते हैं। तो सवाल ये था कि ये जो विज्ञान श्री अवार्ड है इस बार कितने दिए जा रहे हैं, तो दैट इज 25। तो ये इट इज अ सेट ऑफ न्यू नेशनल अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है सर, चलिए इसको ध्यान रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। Recently, Minister of Agriculture and Farmers Welfare launched किसान ई मित्र, एक AI चैटबॉट है। AI चैटबॉट क्या मतलब, आप इस पे कोई भी अपनी क्वेरी डालोगे ये आपको रिप्लाई कर देगा। यहाँ आपको ऐसा नहीं है कोई पर्सन रिप्लाई कर रहा होगा, रिप्लाई कौन कर रहा होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लाई कर रहा होगा। जैसे आपने देखा होगा कई सारी आजकल जो कमर्शियल वेबसाइट्स हैं उन्होंने AI चैटबॉट्स का कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया। आप अपना कोई भी क्वेरी डालेंगे तो कोई पर्सन आपको रिप्लाई नहीं कर रहा होगा, उनका AI रिप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो आपकी क्वेरी के बेसिस पे वो उसको फॉरवर्ड कर देगा अलग अलग कंसर्न डिपार्टमेंट्स को। तो किसान ई मित्रा की अगर हम बात करें, ये एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। ये किस स्कीम के लिए लॉन्च किया गया? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, या सुरक्षा बीमा योजना, या किसान सम्मान निधि, या सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम? हाँ जी सर बताइए जरा। ओके, अगर करेक्ट आंसर की आप बात करेंगे तो इट इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। लास्ट सिलेक्शन जब हुए थे 2019 में, तो उससे जस्ट पहले जो बजट आया था उसमें प्रधानमंत्री ने ये स्कीम लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। तो इसके तहत सरकार क्या करती है, जो किसान है, पहले तो लिमिटेड थी, अब ये यूनिवर्सल होगी सारे किसानों को। ठीक है, 6,000 रुपए एक साल में ट्रांसफर करती है ये स्कीम। 6,000 को 3 इंस्टॉलमेंट में भेजा जाता है, 2,000 रुपी ईच की इंस्टॉलमेंट में ये पैसा भेजा जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के जरिए। ठीक है, तो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए स्कीम चलाई गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने उस स्कीम के लिए चैटबॉट लॉन्च किया है। ठीक है, पर्पस क्या है कि अगर मान लो किसी तरह की इस स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेरी है, उस क्वेरी के रेजोल्यूशन के लिए ये चैटबॉट बनाया गया। तो ये चैटबॉट उस स्कीम से रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई पैसा अटक गया, कोई भी दिक्कत है, तो वो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैटबॉट बनाया। लेकिन देखो होता क्या है, ये स्कीम न्यूज में आ गई है ना, तो स्कीम भले ही पुरानी है लेकिन किसी वजह से न्यूज में आ गई। जैसे स्वनिधि स्कीम बहुत पुरानी हो गई है, मतलब टाइम हो गया, कोरोना के टाइम की है, लेकिन उसकी एक ऐप बनाई गई थी रिसेंट में, तो उस पे स्वनिधि पे सवाल बना दिया था यूडीसी में। तो इसी तरह से ये है आपका
किसान सम्मान निधि स्कीम फिर से न्यूज में आ गई, तो भले स्कीम पुरानी हो लेकिन इस पे क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये नहीं कि स्कीम पुरानी होगी तो पूछेगा नहीं, अगर उस स्कीम से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट हो रहा है रिसेंट में, तो वो स्कीम आप मान के चल रहे हो फिर से रिवाइज हो गई, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। जैसे स्वनिधि स्कीम पूछ लिया था किसके लिए है, इसी तरह से पीएम किसान या सम्मान निधि नाम से पूछ सकता है कि इसमें सरकार कितना पैसा देती है, कितनी इंस्टॉलमेंट में देती है, या फिर पूछ सकता है डायरेक्ट ये किसके वेलफेयर के लिए, तो पता होना चाहिए किसानों के वेलफेयर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। Which two of the following Indian heritage sites have recently been inscribed on the UNESCO World Heritage List? ठीक है, देखो यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को एक वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट निकालता है, उसमें हर कंट्री की कुछ साइट्स को टैग करता है, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी कंट्री में कोई हेरिटेज लेवल की बढ़िया साइट है तो उसको वो अपनी लिस्ट में इंक्लूड करता है, तो उससे उस साइट को क्या मिलती है, क्रेडिबिलिटी मिलती है, फिर वहां पर टूरिज्म भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, किसी को यूनेस्को अगर टैग कर रहा है या अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर रहा है तो वहां की क्रेडिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी ऐसी कौन सी दो साइट्स है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ने इंक्लूड किया है? ताजमहल, कुतुब मीनार तो सर पहले से है, तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। और भी हैं जैसे रेड फोर्ट है, वो भी आपका यूनेस्को लिस्ट में ऑलरेडी है, तो वो भी नहीं हो सकता। अभी रिसेंटली में किसको ऐड किया गया है? शांति निकेतन एंड सेक्रेड एंड सिंबल्स ऑफ द होयसालास। ठीक है, इनको ऐड किया है, एक शांति निकेतन और दूसरा सेक्रेड एंड सिंबल्स ऑफ द होयसालास को इसमें ऐड किया गया। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है सर आपका, देखो यूनेस्को ने ये एक बार देख लेते हैं, ये होयसाला सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला क्या है? एंसेम्बल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर, ग्रुप ऑफ वर्क, मतलब होयसाला में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, होयसाला एक किंगडम था। ठीक है, विजयनगर एम्पायर से पहले साउथ में होयसाला किंगडम चलता था, तो होयसाला किंगडम में आपका डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुआ है, जैसे बेलूर में था, हलेबिद में था, सोमनाथपुर में था, तो उनका जो कलेक्टिव आर्किटेक्चर है उसको हम क्या कह रहे हैं? एंसेम्बल, उसको कलेक्टिवली हम कह रहे हैं एंसेम्बल। तो इसका नाम पड़ गया द सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ द होयसाला। एक तो इनको यूनेस्को टैग मिला है, उसके अलावा शांति निकेतन, ये एक टाइन, ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है बंगाल का, उसमें एक टाउन है, उसको भी इंक्लूड करा गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। शांति निकेतन से रिलेटेड डिटेल्स ऐड करना इसमें रह गया है। ठीक है, बट हाँ होयसाला से रिलेटेड मैंने डिटेल्स इसमें ऐड करा है। अगर होयसाला आर्किटेक्चर की बात करो तो होयसाला टेम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द 12th एंड 13th सेंचुरी। 12th सेंचुरी मतलब 1100 से 1200 एडी, और 13th सेंचुरी मतलब 1200 से 1300 एडी, यानी 1100 से 1200 एडी का जो टाइम पीरियड है, या कह लो सीई का टाइम पीरियड है, इस टाइम पर आपको होयसाला टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, जो होयसाला टेम्पल्स आपका डेवलप होंगे। ऑलरेडी एएसआई के अंडर ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, एएसआई इनका प्रोटेक्शन करता है, रख रखाव करता है। अगर होयसाला आर्किटेक्चर देखते हैं तो उसमें तीन चीजें हमें मेनली देखने को मिलती हैं। होयसाला आर्किटेक्चर में या होयसाला में जो टेम्पल्स बने उसमें तीन मेन चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एक है मंटपा, ये इससे ही वर्ड बना है मंडप, मंडप वर्ड से ही रिलेटेड है मंटपा। मंटपा क्या होता है? ये आप जैसे टेम्पल के अंदर जाओगे तो जो प्रेयर हॉल होता है, ठीक है, वो जो प्रेयर हॉल होता है टेम्पल के अंदर उसे कहते हैं मंटपा, या कह लो मंडप भी कहते हैं हिंदी में। फिर दूसरा है विमान। विमान मतलब ये हवाई जहाज की बात नहीं हो रही, विमान क्या होता है? जो टेम्पल के ऊपर आप ये टावर देखते हो ना, आप देखना कभी भी द्रविडियन आर्किटेक्चर में भी मेनली अगर आप देखोगे तो इस तरह से बड़े बड़े टावर लाइक स्ट्रक्चर आपको टेम्पल्स में देखने को मिलेंगे। तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं विमान। स्कल्पचर किसको कहते हैं? अंदर जो आपका आइडल होता है उसको हम कह रहे हैं स्कल्पचर, या फिर ये देखो इस तरह से जो मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई हैं ये स्कल्पचर्स हैं, तो इनको कहते हैं स्कल्पचर। तो ये तीन मेन एलिमेंट्स आपको होयसाला आर्किटेक्चर में देखने को मिलते हैं, मंटपा, विमान और स्कल्पचर। यहाँ पर आपको अलग अलग ब्लेंडिंग देखने को मिलती है। जैसे साउथ इंडिया है तो ऐसा नहीं कि साउथ इंडिया में वैसे जनरली आप देखोगे तो द्रविडियन आर्किटेक्चर है, ठीक है। साउथ इंडिया में आप देखोगे तो साउथ इंडिया में आपको द्रविडियन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। लेकिन ये जो होयसाला में आर्किटेक्चर है इसकी खास बात क्या है?
जो उस टाइम सेंट्रल इंडिया में एक भूमिजा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फेमस था, वो भी, उसका भी इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। और नदर्न और वेस्टर्न इंडिया में जो नागार ट्रेडिशन है उसका भी इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। और कर्नाटका साइड में या साउथ इंडिया में जो आपको द्रविड़ आर्किटेक्चर, ठीक है, वो भी आपको इसमें देखने को मिलता है। जो आपका जो चालुक्यास है, वेस्टर्न चालुक्यास, जिनको कल्याणी चालुक्यास भी कहते हैं, और वो जिसको पैट्रोनाइज करते थे द्रविड़ आर्किटेक्चर, वो भी आपको इसमें देखने को मिलता है। क्योंकि चालुक्यास के बाद ही आपको होयसाला पावरफुल होते दिखेंगे। ठीक है, तो ये एक ब्लेंडिंग है तीन डिफरेंट अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर्स की। मंटपा मैंने बता दिया, जो आप मंदिर में जब एंटर करते हो तो जो प्रेयर हॉल होता है ना, उसको मंटपा कहते हैं। ठीक है, ये और इसके अलावा, अच्छा, इस पे एक सवाल यूपीएससी भी बना चुका है कि ये नागर और ये द्रविड़, ये क्या किस चीज के टाइप है। तो दीज आर द टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, भूमिजा, नागर, द्रविड़, ये किसके टाइप है। तो दीज आर द टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। ये यूपीएससी का प्रीलिम्स का सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल ऐसा नहीं सोचना कि सर यूपीएससी ने पूछा तो हमसे तो नहीं पूछ सकते। सवाल थोड़ा सा अच्छा है ना, और पोटेंशियल सवाल है जो आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। चलो एक बार ना सर होयसाला किंगडम की भी बात कर लेते हैं। होयसाला किंगडम के बारे में वैसे ज्यादा सवाल नहीं बनते, बट चूंकि अब होयसाला आर्किटेक्चर की बात हो गई तो एक बार सुन लो, आप शायद पूछ ले। तो होयसाला किंगडम की अगर हम बात करें तो इनका जो टेन्योर था ये था 1026 से 1343। ठीक है, होयसाला किंगडम रहा है, होयसाला अंपायर 1026 से 1343। यानी अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो नॉर्थ में एम्पायर स्टेबल नहीं थी उस टाइम से। ये है नॉर्थ में, आपको याद होगा 1026 में गुर्जर प्रतिहारास का रूल चल रहा था। ठीक है, इधर आपका 1192 में तो आपका बैटल ऑफ टेरेन चल रहा होगा। 1206 एडी में तो आपका दिल्ली सल्तनत बैठेगी। तो उससे पहले का ये एम्पायर चल रहा है। ठीक है, जब आपका यहाँ ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था, गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रीय कुटास और इधर पालास, तब से ये एम्पायर आपका पावर में था। और ये कब तक रहेगा, 1343। 1343 में किसका रूल होगा, तुगलक डायनेस्टी चल रही होगी और मोहम्मद बिन तुगलक विल बी इन पावर। मोहम्मद बिन तुगलक पावर में आया था। ठीक है, तब से ये रूल आपका, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये डायनेस्टी आपका, नहीं 1343 में आपका किसका रूल होगा, ऐसे देखो 1206 से लेकर 1290 तक आपको मिलेगा ममलूक, 1320 तक आपको मिलेगा खिलजी, और 1320 से 1413 इसमें आपको मिलेंगे क्या कहते हैं, तुगलक। और 1326 में बैठा था आपका क्या नाम उसका, 1326 में आपको बैठा था यहाँ पर क्या नाम था उसका, मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, तो ये करीब 1343 है, लेकिन 1336 तक ये एम्पायर डाउन होने लगता है। ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये होयसाला को ही एंड करके यहाँ पर हरिहर बुक्का नई एम्पायर सेटअप करेगी, विजयनगर एम्पायर। ठीक है, ये होयसाला को ही एंड करके आगे चलकर विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश किया जाएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। ठीक है, तो होयसाला की अगर हम बात करें तो ये जो एरिया आज का आप देख सकते हो, कर्नाटका और तमिलनाडु वाला जो एरिया है, तो ये 3 सेंचुरी 300 साल तक लगभग इनका रूल होयसाला का यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, इनकी कैपिटल अगर हम बात करें तो पहले थी बेलूर, बेलूर के बाद शिफ्ट हो गई थी हलाबेदू। इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट किंग्स की बात करें तो एक थे आपका विष्णुवर्धन, वीरा बलाला 2 और वीरा बलाला 3। ठीक है, इनके जो सबसे ग्रेटेस्ट किंग थे वो थे विष्णुवर्धन, इसको ध्यान रखिएगा। होयसाला से पहले यहाँ पर कौन पावर में थे, चालुक्यास से। ठीक है, चालुक्यास को ही हटा के होयसाला पावर में आएंगे। होयसाला डायनेस्टी में आपको हिंदुइज्म भी देखने को मिलेगा, जैनिज्म भी देखने को मिलेगा, बुद्धिज्म भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एक आपको याद शायद पड़ा हो, अलाउद्दीन खिलजी का एक मिलिट्री जनरल था जो पहले उसका एक गुलाम था, मलिक कफूर। वो एक बार अटैक करने भी आएगा होयसाला किंगडम पे। ठीक है, तो वहां पे होयसाला किंगडम उनको उनके आगे सरेंडर भी कर देगा। लेकिन उस टाइम खिलजी डायनेस्टी एनेक्स नहीं करती थी साउथ इंडिया के एम्पायर, वो सिंपली कहती थी पैसा भेजते रहो और अपना रूल चलाते रहो। तो होयसाला किंगडम एक बार सरेंडर करेगा जब खिलजी डायनेस्टी आएगी।
इनके अगर किंग्स के रिलीजन की बात करें तो विष्णुवर्धन जो थे वो पहले जैन थे, बाद में फिर वो वैष्णविज्म फॉलो करने लगे थे, ठीक है, फिर बाद में वैष्णविज्म फॉलो करने लगे थे। लेकिन यहाँ पर आपको तीनों रिलीजन्स देखने को मिलेंगे, हिंदुइज्म भी देखने को मिलेगा, जैनिज्म भी देखने को मिलेगा, बुद्धिज्म भी देखने को मिलेगा, जो तीन रिलीजन्स उस टाइम वहां पर ज्यादा प्रिवेलेंट हो रहे थे। ठीक है सर, तो ये एक बेसिक बात थी रिगार्डिंग होयसाला। होयसाला में अगर पूछ सकता है तो कैपिटल ध्यान रख लेना। जनरली किसी भी एम्पायर में क्या पूछते हैं आपका, या तो कैपिटल ज्यादातर पूछते हैं या फिर उस एम्पायर के इंपॉर्टेंट जो किंग्स होते थे, जैसे होयसाला में विष्णुवर्धन, वीराबलाला 2 और वीराबलाला 3, तो ये नाम किससे रिलेटेड है, होयसाला डायनेस्टी से रिलेटेड है। ठीक है सर, टाइम पीरियड वगैरह नहीं पूछते, टाइम हम इसलिए याद रखते हैं ताकि एक रेफरेंस बनी रहे। ये होयसाला के बाद ही आपका कौन पावर में आएंगे, विजयनगर एम्पायर, वो इसी होयसाला एम्पायर को खत्म करके पावर में आएंगे। ठीक है सर, हाँ जी, तो यहाँ पर हम लोगों ने काफी डिस्कशन कर लिया रिगार्डिंग होयसाला आर्किटेक्चर एंड होयसाला डायनेस्टी। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी सर, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है? उम्मीद है यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। क्लियर है तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर, वेयर वाज इंडिया फर्स्ट green hydrogen fuel cell bus flagged off by the Union Minister of Petrol and Natural Gas Hardeep Singh Puri. India's first green hydrogen fuel cell bus. देखो, हाइड्रोजन इज द फ्यूचर। जैसे आज हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक बैटरीज यूज कर रहे हैं, उसके अलावा एक हाइड्रोजन एज ए फ्यूल भी एक बड़ा अल्टरनेटिव बनने वाला है, जिसके लिए भारत सरकार एक स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट चला रही है। हाइड्रोजन पे स्पेशली मिशंस चल रहे हैं, तो एक गवर्नमेंट का हाइड्रोजन को रिलेटेड बढ़िया इनिशिएटिव अभी मेंटेन है। तो हाइड्रोजन एज ए फ्यूल आने वाले फ्यूचर में आपको इंडिया में प्रिवेलेंट होता दिखेगा। जैसे ट्रेन के केस में अगर आप देख लो तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स बनाई जा रही है, ठीक है, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज करा जाएगा। कुछ सेल्स होंगी, मतलब एक बैटरी होगी, वो बैटरी किससे चलेगी, आपका हाइड्रोजन से चलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल उस टेक्नोलॉजी को कह रहे हैं। तो उससे रिलेटेड अभी बस चलाई गई, इंडिया में पहली बस चलाई जा रही है। ट्रेन चलाई जा चुकी है, इंडिया में नहीं, पहली ट्रेन जर्मनी में चली, दूसरी चाइना में चली, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 सालों में तीसरी ट्रेन आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगी, उस पर भी काम चल रहा है, हाइड्रोजन पावर ट्रेन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन पावर्ड आपका बस है, ये आपको कहां पर चलाई गई है, दिल्ली में चलाई गई है। ठीक है, दिल्ली में हाइड्रोजन फ्यूल सेल से रिलेटेड। एक मिनट, आई हैव सम डाउट्स अबाउट इट, लेट मी कंफर्म। एक मिनट रुकिएगा बस, ये दिल्ली में है या नहीं है, ये मैं एक बार कंफर्म कर लूँ। दिल्ली में चलाई गई है। हाँ, दिल्ली में लॉन्च की है। अब इसमें टर्म्स जो यूज हो रहे हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या है? These are the clean, reliable, quiet and efficient source of high quality electric power. ये फ्यूल सेल्स क्या कर रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्रीन हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होगा, वो आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा हो, जो 11th-12th में आते हैं वो खास तौर से पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें से आपने देखा होगा एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है, इस बीच में सॉल्यूशन होता है, उनको कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उससे क्या जनरेट करते हैं, उससे आपका उस रिएक्शन से क्या जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में एज ए फ्यूल आपका हाइड्रोजन यूज होगा और उससे प्रोड्यूस क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और उसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, जैसे आप पेट्रोल यूज कर रहे हो, उसमें बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर बाई प्रोडक्ट निकलेगा वाटर और हीट। ठीक है, वाटर और हीट इसके बाई प्रोडक्ट्स होंगे। और इसमें आप जो हाइड्रोजन यूज करोगे वो कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए, ग्रीन हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है,
हाइड्रोजन भी अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, जैसे ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रे हाइड्रोजन। देखो जैसे ये पर्पस क्यों बनाया गया, ये ग्रीन हाइड्रोजन अलग से क्वालिफाई क्यों किया गया, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आज हमें बड़ी खुशी होती है कि सर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम व्हीकल्स चला रहे हैं, हमारी गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल से चल रही है, हमें क्या लगता है ये पॉल्यूशन नहीं कर रही है। लेकिन हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि सर जो इलेक्ट्रिसिटी हम बना रहे हैं क्या वो ग्रीन प्रोसेस से बन रही है। ऐसा तो नहीं हम सारा पॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी बनाने में ही निकाल देते हो। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं वो आ रही है थर्मल पावर प्लांट से। अब थर्मल पावर प्लांट में यूज हो रहा है सर कोयला, तो कोयला तो किस लेवल का पॉल्यूशन करता है आपको पता है। तो फायदा क्या हो रहा है सर, आप पॉल्यूशन यहाँ रोक कर यहाँ बढ़ाई दे रहे हो, तो उससे तो सर कोई मतलब निकलता नहीं है। ये एक छोटा सा डीमेरिट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इसीलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो वो कम से कम थर्मल पावर प्लांट से कम प्रोड्यूस हो। लेकिन अभी आने वाले कई सालों तक ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हम काफी हद तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कोल्स पे, थर्मल पावर प्लांट पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसा असर हाइड्रोजन के साथ ना हो, ऐसा ना हो कि जो हाइड्रोजन आप यूज कर रहे हो वो पॉल्यूशन तो नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है उस हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में ऑलरेडी बहुत सारा पॉल्यूशन हो गया। इसीलिए हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि भैया जो हाइड्रोजन यूज होगा वो कौन सा होगा, ग्रीन हाइड्रोजन। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है सर, हाइड्रोजन बनाने में अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो, इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी लाइक विंड और सोलर पावर। मतलब आप क्या कर रहे हो, एक प्रोसेस के जरिए H2O को ब्रेक कर रहे हो H2 प्लस O2 में, ठीक है। अब इसका जो प्रोसेस है, अगर इसकी प्रोसेस में आप कहीं भी पॉल्यूशन नहीं कर रहे हो, यानी इस प्रोसेस को भी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हो, बिना पॉल्यूशन की एनर्जी यूज कर रहे हो लाइक विंड एनर्जी या सोलर पावर एनर्जी, तो इस प्रोसेस से जो बनने वाला हाइड्रोजन है वो कहलाएगा ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। इस प्रोसेस से जो बनने वाला हाइड्रोजन है वो आपका क्या कहलाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन। और फ्यूल सेल क्या होता है, ये जो फ्यूल सेल है ये एक तरीके की वो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो आपका केमिकल एनर्जी, जैसे यहाँ पर केमिकल क्या है हाइड्रोजन, इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। फ्यूल सेल बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे केस में हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है सर। तो यहाँ पर तीन बातें थी, एक ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, फ्यूल सेल क्या होता है, और आपका ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल का मतलब क्या है, ठीक है। अगर आप एज ए जो केमिकल है ग्रीन हाइड्रोजन यूज करोगे तो वो कहलाएगा ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर। अब यही ग्रीन हाइड्रोजन में अगर आप मान लो एक पॉल्यूशन वाले तरीके से कोयला बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करके इनको सेपरेट करो, तो पॉल्यूशन तो आपने ऑलरेडी कर दिया, तो वो सर ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है सर। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। पद्म भूषण अवार्डी सरोजा वैद्यनाथन who passed away aged at the age of 86 was primarily associated with which dance form? कथक, भारतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, ठीक है। 8 क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया में, उनमें से किसी एक से एसोसिएटेड थी सरोजा वैद्यनाथन जी, जिनका अभी एट द एज ऑफ 86 अभी रिसेंटली में देहांत हुआ है, ठीक है। तो सवाल यह है कि वो किस क्लासिकल डांस से रिलेटेड थे, कथक से, भारतनाट्यम से, ओडिसी से या कथकली से, बताइए सर। सरोजा वैद्यनाथन जी जिनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। हाँ जी,
सरोजा वैद्यनाथन जी किससे रिलेटेड है, बताइए सर। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जरूर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो हवा नहीं लगेगी। एक पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कोई पर्सनालिटी न्यूज में रहा है उससे भी सवाल बनते हैं, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सरोजा वैद्यनाथन जी हैं, ये किससे रिलेटेड है, ये भारत नाट्यम से रिलेटेड है। ठीक है। भारतनाट्यम इंडिया में जो 8 क्लासिकल डांसेस है उसमें से एक क्लासिकल डांस है। ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल डांसेस, 2000 साल से भी पुराना ये बोला जाता है। ये आपका कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, जो तमिलनाडु में तंजोर डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये आपका ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है। इसके जो ओरिजिन है इसको ट्रेस किया जाता है, जो भारत मुनि है, एक मुनि मतलब सेंट, साधु। ठीक है। तो भारत नाम के एक साधु थे, उनका एक आप कह सकते हो, उन्होंने एक डांस दिया था जिसे कहते हैं नाट्य शास्त्र। ठीक है। उन्होंने एक थ्योरी दी थी नाट्य शास्त्र, वहां से माना जाता है ये इसका ओरिजिन है। इसकी खास बात यह है कि एक तरह के डांस फॉर्म में, एक ही डांस में एक पर्सन कई तरह के रोल्स को पोर्ट्रे करता है। ठीक है। ये इसकी खास बात है। तो अभिनय दर्पण, दर्पण इज मीन्स फिलोसफी। ठीक है। दर्पण मीन्स फिलोसफी। तो अभिनय दर्पण बाय नंदी केशवर इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल, जहां से इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। तो इसकी जो स्टाइल है वो इसको कई साल तक किसने जिंदा रखा, जो देवदासीज होती थी। देवदासीज कौन होती थी, जो पेरेंट्स होते थे अपनी लड़कियों को, अपनी जो यंग गर्ल्स थी उनको गिफ्ट कर देते थे टू द टेम्पल्स। ठीक है। और वो ईश्वर से उनकी शादी करा देते थे, इस तरह का एक रिचुअल चलता था। एक उनकी जो भी लड़की हुई, जो भी पुत्री हुई, उसको उन्होंने डिवोट कर दिया पूरा टू द टेम्पल, और कह दिया भाई इसकी शादी अब गॉड से हो गई। तो वो लोग ये आपका डांस परफॉर्म करा करते थे, उनको कहते थे देवदासी। ठीक है। तो ये कंसेप्ट था आपका भारतनाट्यम। मेन चीज जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखनी है वो ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है, तमिलनाडु। क्लासिकल डांस में वो जो सवाल पूछता है वो आपका एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था, आपसे वो सवाल जो सिंपल पूछेगा, डांस का नाम पूछ लेगा, या पूछ लेगा वो किस स्टेट से एसोसिएटेड है। जैसे आर्ट, अगर हम लोग क्लासिकल डांसेस की बात करें, ठीक है, तो ये आर्ट आपका क्लासिकल डांसेस है। आर्ट क्लासिकल डांसेस में जैसे एक आपका भारतनाट्यम है, तमिलनाडु से बिलोंग करता है। कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा, उड़ीसी से तो समझ जाओगे सर ये उड़ीसा है। मणिपुरी से समझ जाओगे मणिपुर है। सत्रिया भी लोग जानते हैं सर, आसाम से रिलेटेड है। मोहिनी आट्टम केरला से। तो ये ध्यान रखना, जो कथकली है और मोहिनी आट्टम है ये दोनों केरला से बिलोंग करते हैं। यूपी से कथक आता है। ठीक है। और भारतनाट्यम हो गया आपका तमिलनाडु से। तो ये 8 तरह के क्लासिकल डांसेस है, इनको याद रखिएगा, ये आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉमिक बुक रिलीज बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इलेक्शंस, वोटिंग एंड द इलेक्टोरल प्रोसेस टू द चिल्ड्रन, बताइए सर।
हाँ जी बताइए करेक्ट आंसर। क्या कॉमिक का नाम? अब देखो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड सवाल ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है। जैसे अभी इलेक्शन कमीशन ने एम्बेसडर बनाया था सचिन तेंदुलकर को, तो ये सवाल ऑलरेडी आपसे पूछा गया था इन द विच एग्जाम। हाँ अभी रिसेंटली में जो एलडीसी हुआ है उसमें पूछा गया है। तो इसी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड एक सवाल है। इलेक्शन कमीशन ने कॉमिक बुक बनाई है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। पर्पस क्या है? ताकि बच्चों को एजुकेट करें, अवेयर करें कि वोटिंग कितना जरूरी है टू मेंटेन द डेमोक्रेसी। वोटिंग का इम्पैक्ट बताने के लिए, वोटिंग की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा किया है। ठीक है, देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप लोग अपने जीके में तो पढ़ ही लेते हो। यहाँ पर मैंने आपका आर्टिकल्स अटैच किए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डील्स विद आर्टिकल 324 टू 329। ये पूछता रहता है कौन से पार्ट में? सर पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से पार्ट में? सर पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 324 से 329 के बीच ये डील करता है। 324 मेन आर्टिकल है जो बोलता है कि सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। ये किसके कंट्रोल में होगा? ये होगा इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होगा। ठीक है, और यूनिवर्सल एडल्ट सफराज की बात कहाँ लिखी है? ये लिखी है आर्टिकल 326 में। ठीक है, और पार्लियामेंट इलेक्शन टू लेजिस्लेचर से रिलेटेड कानून बना सकती है। जैसे एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बना है 1951। ठीक है, ये कानून पार्लियामेंट बना सकती है लेजिस्लेचर के इलेक्शन से रिलेटेड। तो ये बात किसमें लिखी है? आर्टिकल 327 में। और अगर स्टेट की बात है, ठीक है, स्टेट की बात है, तो स्टेट के लेजिस्लेचर के लिए स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है। ये बात देखिए आर्टिकल 328 में। ठीक है, और इलेक्टोरल मैटर्स में कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, इलेक्टोरल मैटर्स में कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करती, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये बात बोली है आर्टिकल 329 में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, मेनली इतना ध्यान रखना। 324 से 329 पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए, इसी बात पे मेरे को बताइए हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? अभी करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? हाँ जी सर, करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो आपका है राजीव कुमार। ठीक है, बिल्कुल। तो राजीव कुमार इज द करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उनके साथ दो और इलेक्शन कमिश्नर भी हैं। एक है श्री अनूप चंद्र पांडे, एसी पांडे लिख देते हैं, अनूप चंद्र पांडे। और दूसरे हैं सर अरुण गोयल, अरुण गोयल। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी करेंट इलेक्शन कमिश्नर। या एसआई में एक बार पूछ लिया था सर, एसआई में पूछ लिया था फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे सर मिस्टर सुकुमार सेन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए फिर, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज करते रहेंगे तो सब ध्यान रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। Which state announced the launch of the Mukhyamantri Shramik Kalyan Yojana as part of the National Labour Day celebration? Which state announced the launch of the Mukhyamantri Shramik Kalyan Yojana as part of the National Labour Day celebration? बताइए सर।
हाँ जी सर। मणिपुर मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, ये सर मतलब इसमें तुक्का लग रहा है तो क्या चलेगा, ये तो सर घर की बात है, इसमें भी तुक्का लगाएंगे आप लोग। ये लॉन्च किया है सर अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के सीएम साहब ने लॉन्च किया, अभी नेशनल लेबर डे सेलिब्रेशन चल रहे थे तो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री से आप समझ जाओ चीफ मिनिस्टर, श्रमिक मतलब लेबर, श्रमिक मतलब लेबर, कल्याण मतलब वेलफेयर, योजना मतलब स्कीम, तो लेबर की वेलफेयर के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें आपका जो मैटरनिटी बेनिफिट्स है वर्कर की फैमिलीज के लिए, उसको 1000 से 6000 कर दिया गया है। जो डेथ कंपनसेशन पहले 50,000 था वो 2 लाख कर दिया गया है। एक्सीडेंटल डेथ कंपनसेशन जो पहले 1 लाख था वो 4 लाख कर दिया गया है। फ्यूनरल असिस्टेंट जो पहले 1000 था उसे 10,000 कर दिया गया है। मेडिकल असिस्टेंस फॉर फर्स्ट 3 डेज जो पहले 2000 था उसे 5000 कर दिया गया है। ठीक है, बाकी दिनों के लिए पहले 100 रुपी पर डे था, अब उसे 250 रुपी पर डे कर दिया गया है। ठीक है, और जो एक मैक्सिमम लिमिट थी 15,000 उसे बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है। नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से अगर प्रॉपर्टी डैमेज होता है उसमें सरकार 10,000 रुपए कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। तो जो रजिस्टर्ड आपका लेबर है, ठीक है, सबके लिए नहीं सर, जो सरकार के पास डेटा है, सरकार के पास जो लेबर रजिस्टर्ड है उनके लिए ये स्कीम सरकार ने लॉन्च की है। ठीक है, तो ये तो सर आपका अरुणाचल प्रदेश की थी, इसको ध्यान रखिएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। भार्गव दास गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट फॉर व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? Bhargav Dasgupta has been appointed as Vice President for which organizations? United Nations, World Bank, Asian Development Bank या IMF? हाँ जी सर, भार्गव दास गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब देखो भार्गव दास गुप्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इंपॉर्टेंट है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो इसका हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ है सर? मनीला, फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, वहां पर इसका आपका हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। पहली चीज ये ध्यान रखनी है। कब स्टैब्लिश हुई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन पर्पस क्या है सर? एशिया पैसिफिक जो रीजन है उसमें ये आपका लोन प्रोवाइड करेगा ताकि वहां की कंट्रीज जल्दी तेजी से ग्रो कर सके। ठीक है, 1966 में जब ये बना था तब इसमें 31 मेंबर्स थे। देखो दो बैंक्स हैं, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो अलग है, और एक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक वो अलग है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं करना, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है फिलीपींस। इसमें आपका अब देखें तो 49 कंट्रीज क्या है एशिया पैसिफिक रीजन से, 19 आउटसाइड से। ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज याद रखो हेडक्वार्टर कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। दूसरी चीज ये याद रखना सर, ये कंफ्यूजन बड़ा होता है कि सर ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो इसमें एशिया के बाहर की कंट्री मेंबर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है सर, बाहर की कंट्री भी इसमें मेंबर है। जैसे ग्लोबल लेवल पे IMF और वर्ल्ड बैंक बनाए गए हैं तो उसी बेसिस पर एशिया लेवल पे एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाई गई थी। इसके अगर आप लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स की बात करोगे ना सर, तो वो हैं जापान और यूएस। लार्जेस्ट शेयर होल्डर जापान और यूएस।
फिर उसके बाद चाइना है 6.4% इसमें जो शेयर है इस बैंक में वो चाइना का है। 15.6% जापान और यूएस का है। और इसमें इंडिया का शेयर कितना है? अगला जो तीसरा नंबर है 6.3% और ऑस्ट्रेलिया का 5.8%। तो ये 5 बड़े शेयर होल्डर्स है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, उनके नाम ध्यान रखना। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना सर, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है। क्लियर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। Which state announced that Kiriteshwari, located in its Murshidabad district, has been selected as the best tourism village of India in the Best Tourism Village Competition 2023? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपटीशन कराया था बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन, तो उसमें बेस्ट टूरिज्म विलेज किसे कहा गया इंडिया का? वो है किरीतेश्वरी, जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। हाँ जी सर, देखो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट अगर आपको पता है किस स्टेट में, तो अब आप इसका आंसर इजीली कर सकते हो। अगर आप जानते हो कि सर ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है, और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट आपको पता भी होनी चाहिए क्योंकि मुर्शिदाबाद का नाम आता है हिस्ट्री में आता है। जब आप ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो जब बंगाल ऑफ नवाब का नाम चलता है सिराजुद्दौला, ठीक है, आपका बैटल ऑफ प्लासी आपने पढ़ा होगा, तो प्लासी से पहले जो नवाब था वो हेडक्वार्टर कहाँ था सर? जो बंगाल ऑफ नवाब होते थे पहले उनकी कैपिटल कहाँ थी सर? वो पहले कैपिटल मुर्शिदाबाद ही होती थी, है ना। नवाब के जो बंगाल थे उनकी कैपिटल पहले मुर्शिदाबाद होती थी। कोलकाता तो ब्रिटिशर्स डेवलप करके गए, और फिर जब मुर्शिदाबाद में एक नवाब थे, बाद में जो ब्रिटिशर्स के पपेट नवाब बनेंगे वो ब्रिटिशर्स से परेशान होकर कैपिटल और पीछे ले जाएंगे, वो मुंगेर में ले जाएंगे जो आज के बिहार में आता है, ठीक है। तो कैपिटल मुर्शिदाबाद होती थी। अगर हिस्ट्री आपने थोड़ा पढ़ा है तो आप समझ पाओगे। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट इज इन वेस्ट बंगाल, तो करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये जो किरीतेश्वरी आपका टेम्पल है, ठीक है, ये एक्चुअली जो विलेज का नाम ही है, ये किरीतेश्वरी टेम्पल के नाम पे विलेज का नाम पड़ा है, इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज बोला गया है। ये आपका एक हिस्टोरिकल 1000 ईयर ओल्ड टेम्पल है। ओरिजिनली ये टेम्पल आपका 1405 में ओरिजिनल जो टेम्पल था वो 1405 में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, फिर बाद में इसको दोबारा से डेवलप करा गया, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखना, किरीतेश्वरी टेम्पल, किरीतेश्वरी टेम्पल मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। अ 32 ईयर ओल्ड इंडियन बैंकर सक्सेसफुली स्केल्ड माउंट मनासलू, मानसालू भी कह देते हैं, अचीविंग द फीट ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंडियन क्लाइंबर टू समिट द वर्ल्ड्स 8th हाईएस्ट माउंटेन पीक। जो मानसालू है, ठीक है, या मानासलू कह लो, इट इज द वर्ल्ड्स 8th हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द सीजन। इन विच कंट्री इज माउंट मनासलू लोकेटेड? माउंट मनासलू किस कंट्री में लोकेटेड है बताइए सर? 8th हाईएस्ट पीक है दुनिया का। क्या लगता है सर? ऑलराइट, करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर इज नेपाल। तो माउंट मनासलू है वो नेपाल में। देखो नेपाल में जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, एक धौलागिरी है, ठीक है, अन्नपूर्णा है, मनासलू है, ठीक है, आपका गणेश हिमाल है, या इसको इधर गौरी शंकर भी कहते हैं, है ना, शीशपना है, नहीं हाँ गणेश हिमाल है, फिर एक गौरी शंकर भी है, और शोयू है, एवरेस्ट है, लोत्से है, और मकालू है, ठीक है। फिर एक कंचनजंगा, तो फिर हम लोग सिक्किम में काउंट करते हैं कंचनजंगा को। तो ये आपका जो माउंटेन पीक्स हैं ये नेपाल में देखने को मिलते हैं। तो नेपाल की जो माउंटेन पीक्स हैं हम इसको ऐसे याद करते हैं, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसको हम ऐसे याद करते हैं, DAM, डैम,
जैम, नेपाल की जो माउंटेन पीक्स हैं। डी फॉर धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मनासलू, तीन हो गई, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासलू डैम। फिर आ गई जैम, जैम बोले तो गौरी शंकर, ठीक है, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू। डैम जैम करके याद कर लो पहले तो। माउंटेन पिक्स नेपाल की धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासलू, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू, ठीक है। ये हो गए, ये 6 हो गए। अब उसके बाद क्या बच रहा है सर? अब बच रहा है, ये देखो इधर बच रहा है आपका गौरी शंकर, शोयू और लोत्से, ठीक है। गौरी शंकर, शोयू, सॉरी, गौरी शंकर तो हो गया, ये शीशा पंगमा बच रहा है, शोयू बच रहा है और लोत्से बच रहा है। तो इधर आ जाएगा आपका शीशा पंगमा, ये अलग से कर लो, शोयू और लोत्से। 6 पीक आपको ऐसे याद हो जाएंगी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासलू, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू, डैम जैम करके, ठीक है। ये 6 हो गई। फिर उसके बाद हो गई शीशा पंगमा, शोयू, लोत्से, ठीक है। ये टोटल आपका 9 माउंटेन पीक्स एक झटके में आपको याद हो जाएंगी नेपाल में, ठीक है सर। याद हो रही है कि नहीं हो रही? ये माउंटेन पीक्स नेपाल की याद हो पा रही है सर कि नहीं हो पा रही है? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासलू, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू, शीशा पंगमा, शोयू, लोत्से, ठीक है। ये किसकी माउंटेन पीक्स है? ये ग्रेटर हिमालयाज वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो ग्रेटर हिमालयाज है आपका, ई से एवरेस्ट है सर, ई से एवरेस्ट है। ये जो ग्रेटर हिमालयाज वाला पार्ट है, ये आपका उसमें जो नेपाल की माउंटेन पीक्स है उनको हमने एक झटके में यहाँ पर लिखा है, ठीक है सर। यहाँ तक चीजें क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर। चलो जी, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, इन विच सिटी डिड द वर्ल्ड चैंपियनशिप टेक प्लेस where the Antim Pangal secured an Olympic quota for India by winning bronze in women's 53 kg freestyle? अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप कहां पर हुई थी जहां पर अंतिम पंगल ने ब्रॉन्ज जीता है इन द विमेन्स 53 केजी फ्री स्टाइल? बताइए सर। विमेन्स 53 केजी फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज जीता है। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ओके, करेक्ट आंसर इज सर बेलग्रेड। करेक्ट आंसर इज बेलग्रेड। तो अंतिम पंगल has secured an Olympic quota for India after winning bronze in women's 53 kg freestyle at the World Championship in Belgrade, सर्बिया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बेलग्रेड कहाँ पर है? ये इज बेलग्रेड इज द कैपिटल ऑफ सर्बिया, ठीक है। बेलग्रेड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा सर्बिया में, ठीक है सर। अच्छा, सर्बिया आपका लोकेशन कहां पर है? इसे कंफ्यूज मत कर देना सर, वो रशिया मत चले आना, ठीक है। साइबेरिया मत चले आना, साइबेरिया इज डिफरेंट, सर्बिया इज डिफरेंट, ठीक है। सर्बिया ये आपको ईस्टर्न यूरोप में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो बाल्कन कंट्रीज है ना, कोई बात नहीं पिंकी जी, इसका मतलब आपने उतना मैक्सिमम सीखा, दैट इज अ गुड थिंग।
तो बाल्कन कंट्रीज जो कही जाती है, यहाँ पर देखो जो बाल्कन माउंटेन से लगी हुई कंट्रीज है ना, जैसे ये सर्बिया हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोशिया, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, बल्गारिया, रोमानिया, ये कंट्रीज को हम लोग बाल्कन कंट्रीज कहते हैं। ये ईस्टर्न यूरोप में है आपका, ठीक है। नीचे देखोगे आप, नीचे जाओगे एड्रियाटिक सी और इसके इधर इटली है, तो उधर से आप इमेजिन कर लेना। तो ये कंट्रीज आपका बाल्कन कंट्रीज कहती हैं, जिसमें आपका सर्बिया भी आता है। अच्छा, सर्बिया में एक एरिया है कोसोवो, आपको कई मैप पर कोसोवो एक सेपरेट कंट्री भी दिखेगा, और इसको रिकॉग्निशन भी मिला हुआ है। मेनली यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए से इसको एक सेपरेट कंट्री का रिकॉग्निशन भी मिला हुआ है। लेकिन इसको रशिया एक सेपरेट कंट्री नहीं मानता है, कंट्री लाइक चाइना इसको सेपरेट कंट्री नहीं मानता है, और सॉरी, और ऑफिशियली अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट भी इसको सेपरेट कंट्री नहीं मानती है। तो हमारा स्टैंड तो सर इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा, क्योंकि हम लोग सरकारी एग्जाम दे रहे हैं तो सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट इसको सेपरेट कंट्री नहीं मानती, तो हम भी इसको सेपरेट कंट्री नहीं मानेंगे, ठीक है। कोसोवो को सेपरेट कंट्री भारत सरकार नहीं मानती है, ठीक है। मेनली इनका थोड़ा सा डिस्प्यूट है, जैसे सर्बिया में मेनली पॉपुलेशन आप देखोगे सर्ब्स की है, और कोसोवो वाले एरिया में मेनली पॉपुलेशन अल्बानियंस की है। इनका बॉर्डर जो लगता है ना अल्बानिया से, तो अल्बानियंस की पॉपुलेशन, तो ये इतना सेपरेट कंट्री की डिमांड करते हैं और ये अपने आप को सेपरेट मानते भी हैं। लेकिन सर्बिया कहता है जैसे भी हो, भले हमसे अलग हो, लेकिन हमारा पार्ट, ठीक है। जस्ट लाइक ऑफ इंडिया पाकिस्तान के बीच पीओके वाला इशू है, इसी तरह से इनके बीच ये कोसोवो वाला इशू चल रहा है, ठीक है सर। तो ये ध्यान रखना, अगर कभी कोसोवो का नाम आ जाए तो ध्यान रखना कोसोवो कॉन्फ्लिक्ट किससे रिलेटेड है, सर्बिया से रिलेटेड है, सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। यहाँ पर आपको एक द वेरी फेमस डनूब रिवर भी देखने को मिलेगी। हाँ जी सर, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं है, तो कोई डाउट तो नहीं है। तो आज तक फिर हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे के जो क्वेश्चन है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं, देखो मेन चीज ये नहीं है कि आप लोग कितना सही कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो, मेन चीज ये है कि कितना इंटरेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप। और मेरा जो मेन पर्पज रहता है कि हर क्लास में जब भी आप आए तो ऐसा ना लगे कि कोई आने का फायदा नहीं रहा, कुछ नया सीख के जाए, ठीक है। न्यू लर्निंग इस पूरे कोर्स का, इस पूरे जो क्लास का है, ये मैं 2021 से चला रहा हूँ ये क्लास, ठीक है। जुलाई 2021 से आपका ये क्लास चल रही है, तब से लेकर अभी तक पर्पज सर यही है कि आप जब भी ये क्लास करें करंट अफेयर्स का तो कुछ सीखें, कुछ नया जानने को मिले। मेरा सिर्फ और सिर्फ मेन पर्पज यही रहता है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है जीके का वो रैंडमनेस का एग्जाम है, कुछ भी अवेयरनेस के नाम पे कुछ भी रैंडम फैक्ट उठा के पूछ लिया जाता है। तो वो रैंडमनेस अगर हमें किल करनी है, वो रैंडमनेस अगर खत्म करनी है, तो जीके में आपका जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड जो भी फैक्चुअल जानकारी है, जो दुनिया में चल रहा है, जिससे आपके सवाल बन सकते हैं, वो सारी चीजें ऑलराउंडर हम इसमें कवर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आपका क्लास थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं चलता है कि इसका आंसर ही इसका आंसर ही है, ये पर्पज नहीं है सर। यही पर्पज होता तो मैं सिर्फ पीडीएफ दे देता, खत्म कर देता। लेकिन इस क्लास का मेन पर्पज यही है कि जो रैंडमनेस है क्वेश्चंस की वो खत्म की जाए। और बहुत बार ऐसा होता है, ऐसे रैंडम क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स में कवर्ड होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ करंट अफेयर्स क्लास जरूर करो। नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाती है, वहां से भी आप कर सकते हैं। वो भी नहीं कर पा रहे तो पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, आप पीडीएफ से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है सर। जिसको पीडीएफ नहीं मिल रहा है, मैंने अभी तक जितने 90 क्वेश्चन तक के बन गए हैं वो अपलोड कर दिया है, तो 9990784642। अगर किसी को पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है तो मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम उसको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है सर। चलिए सर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।